हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। ये है पार्ट 9 जहाँ पे हम बचे हुए सेल ऑर्गेनेल्स को कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड डाउट हो तो आप तुरंत उसे कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम से। लाइसोसोम इज अ secretory vesicles एंड इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स, मतलब कि इसके अराउंड अराउंड कवरिंग प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको बोला गया है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स। और वेसिकुलर स्ट्रक्चर इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे वेजाइकल्स जैसा है, मतलब सराउंड थोड़ा थोड़ा गुस्से गोला गोला टाइप का है। वेजाइकल्स तो गोले ही तो होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इनको बोला गया वेसिकुलर स्ट्रक्चर। बेसिकली यही होते हैं, वेजाइकल्स ही होते हैं। और which is arise from transphase of cisternae of Golgi body during the process of packaging। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे कुछ वेजाइकल्स होते हैं वो लाइसोसोम को फॉर्मेशन कर देते हैं। कंटेन यानी कि लाइसोसोम के अंदर होता है हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इनको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लिएजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेटेस और लाइपेजेस। न्यूक्लिएजेस का मतलब होता है कि न्यूक्लिएजेस को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, जैसे हमारे डीएनएज और आरएनएज हो गया। डीएनएज क्या करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट करेगा, और आरएनएज आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को करेगा, और लाइपेज किसे करेगा, लिपिड को करेगा। और ये सभी जो एंजाइम्स है एक पर्टिकुलर हमारा पीएच पे काम करते हैं, जो कि है 4.6 है, इसलिए इसको बोला गया है एसिडिक पीएच। अगर ये 7 से हाई होता तो उसको बोला जाता है हमारा बेसिक पीएच, बट ये 7 से बिलो है, इसलिए इसको बोला गया है एसिडिक पीएच। अब देखिए, ये है हमारा गोल्गी बॉडी का सिस्टर्नी। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ग्रीन कलर का, इसको बोलेंगे सिस्टर्नी, गोल्गी बॉडी का होता है। और ये जो फेज है नीचे वाले इसको बोलते हैं ट्रांसफेज, ऊपर वाले को बोलते हैं सिस फेज। तो यहाँ पे एक जो हमारा वेजाइकल से अटैच्ड है, और ये कुछ मॉडिफाई होकर बन गया हमारा लाइसोसोम, इसी को बोला जाता है लाइसोसोम। ठीक है। अब जो लाइसोसोम होते हैं वो इनके जो मतलब H+ आयन जो होते हैं वो प्रोटॉन पंप के मदद से साइटोप्लाज्म टू लाइसोसोम के अंदर जाते हैं। तो ये ट्रांसफर कैसा होता है, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू लाइसोसोम के अंदर, ना कि लाइसोसोम से बाहर साइटोप्लाज्म की तरह। H+ जो होता है ये किसकी मदद से जाता है, प्रोटॉन पंप की मदद से जाता है। लाइसोसोम होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी होते हैं इनके अंदर जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर एंजाइम जो अभी पड़े हुए हैं प्राइमरी में वो अभी इनएक्टिव है, मतलब कोई भी फंक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे सेकेंडरी लाइसोसोम है इनके अंदर जो एंजाइम हो जाते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर क्या है, देखो। जो पहला प्राइमरी लाइसोसोम है वो समझ लो रेस्ट में पड़ा हुआ है, जैसे ही कोई फूड वैक्यूल्स या कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स आता है तुरंत इसके साथ फ्यूज कर जाता है, और फ्यूज करने के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम बना देता है, और तुरंत ही जो एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ये सभी एंजाइम जो है वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, और उसके बाद फिर पार्टिकल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग या ऑटोफेगिक लाइसोसोम क्यों कहते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण ये है, ऑटोफेगिक इसलिए बोला गया है क्योंकि जो लाइसोसोम होते हैं वो खुद से काम करते हैं। मतलब कि अगर इनको कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स या कोई फूड वैक्यूल्स आता हुआ दिखा तो तुरंत प्राइमरी लाइसोसोम क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं उसके साथ और सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेते हैं। तो ये खुद ब खुद प्रोसेस होता है, कोई करवाता नहीं है। इसीलिए देखिए हमारा प्राइमरी लाइसोसोम है, इसको सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो ये खराब हो गया, उसका ये फंक्शन नहीं कर रहा, जिसको जो फंक्शन करना एटीपी बनाना ये कर ही नहीं पा रहा, मतलब समझ लीजिए बुढ़ा हो गया है, खराब हो चुका है। तो अब इसका रहना कोई जरूरी है नहीं, खत्म करना पड़ेगा इसको। तो इसके लिए आते हैं हमारी ये मान लो सेल है बड़ा सा, इसके अंदर हमारा लाइसोसोम भी है, इसके अंदर हमारा सेल ऑर्गेनेल जिसको बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, ये काम नहीं कर रहा है। तो तुरंत देखेंगे कि काम नहीं हो रहा तो लाइसोसोम आएंगे फटाक से, ये प्राइमरी वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फ्यूज करेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम में चले जाएंगे, यहाँ के जो एंजाइम्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, जैसे ही एक्टिव होंगे तुरंत डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। और क्यों, क्योंकि इनका फंक्शन सही से नहीं हो पा रहा है। तो जिसको भी जब हमारे सेल बेसिकली जो हमारा लाइसोसोम है अगर ये काम करता हुआ नहीं देख रहा किसी सेल ऑर्गेनेल्स को, उसको तुरंत डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग, क्योंकि ये खुद के सेल के अंदर यानी कि ये हमारा इसके अंदर खुद भी है और साथ साथ में इसके साथ वाले सेल ऑर्गेनेल्स भी है, ये उसी को खा जाता है। तो इसीलिए इसको बोला गया सुसाइडल बैग, क्योंकि ये खुद भी खुद काम कर रहा है ये।
अब आपको समझ आ गया होगा कि इसको सुसाइडल बैग और ऑटोफेगिक लाइसोसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खुद के सेल ऑर्गेन्यूल्स को खा जाता है, यानी कि डाइजेस्ट कर लेता है अगर वो फंक्शन सही तरीके से नहीं कर रहा है। अब दूसरा सेल ऑर्गेन्यूल जो है वो है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, सेप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। सेप वैक्यूल सिर्फ हमारे मेच्योर प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में या प्रोटिस्ट में और किसी में नहीं पाया जाता है, सिर्फ मैच्योर प्लांट सेल में पाए जाते हैं। जो फूड वैक्यूल है वो हमारा प्रोटिस्ट में पाया जाता है। प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनके अंदर क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई माउथ जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता नहीं है जिससे फूड को खाएं, नहीं, इसीलिए ये इनगल्फ करते हैं। जैसे ये मान लीजिए इनका अमीबा है, अब ये जैसे फूड पार्टिकल आ गया, अब इनका जो ये हमारा स्यूडोपोडिया फॉर्म करते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेंगे अपना बॉडी, और जैसे ऐसे अरेंज करेंगे फूड वैकल इसके अंदर आएगा, उसके बाद थोड़ी देर और स्ट्रक्चर बिगाड़ेंगे अपना, इसके अंदर कर लेंगे। मतलब जो फूड पार्टिकल है उसको इनगल्फ करते हैं, यानी खाते नहीं है, बस इनगल्फ करते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जैसे हमारे अंदर जो किडनी होते हैं वो बेसिकली आयंस का जो होता है बैलेंस, आयंस को बैलेंस करके रखते हैं और एक्सक्रीशन भी करवाते हैं। लेकिन वही प्रोटिस्ट अगर देखा जाए, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनके अंदर किडनी नहीं होता है, तो फंक्शन होगा कैसे ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं यही इसका फंक्शन करवाता है। सेप वैक्यूल डिटेल में पढ़ते हैं। सेप वैक्यूल कवर 90% स्पेस ऑफ प्लांट सेल। जैसे मान लो ये प्लांट सेल है जो पिंक कलर का है, और इसके अंदर जो ऑरेंज कलर स्ट्रक्चर है ये हमारा है सेप वैक्यूल। लगभग ये 90% स्पेस को खा रहा है प्लांट सेल के। और जो इसकी बाहर वाली लेयर होती है, क्योंकि ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, मतलब सबको नहीं आने जाने देते हैं, चुनिंदा लोगों को ही जाने देते हैं। लोगों मतलब यहाँ पे है कि पार्टिकल्स को, आयंस को चुनिंदा लोग जा सकते हैं बस। और ये जो सैप कहलाता है इसको बोलते हैं वैक्यूलर सैप। वैक्यूलर सैप के अंदर हमारा H2O होता है, आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, और अदर अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं जो हमको चाहिए नहीं होते लेकिन फिर भी होते हैं उसके अंदर, और सल्यूट भी होते हैं कई सारे। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूलर सेप ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये तो होना ही था, क्योंकि अगर 90% अकेले ही जगह छका ले रहा है तो इसका कंसंट्रेशन तो सबसे ज्यादा ही होगा ना, साइटोप्लाज्म में तो ज्यादा ही होगा। अब जो ट्रांसपोर्ट होगा ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ पंप्स एंड एनर्जी। देखो जब ये जो यहाँ पंप लगे होंगे कुछ ऐसे करके, अब अंदर का मटेरियल बाहर की ओर जाएगा और बाहर अंदर का मटेरियल बाहर की ओर आएगा। तो जो ये प्रोसेस हो रहा है ये कैसे हो रहा है, क्योंकि एक कंसंट्रेशन हाई है और एक तरफ का कंसंट्रेशन लो है, तो इसका मतलब यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, इसीलिए तो डिफरेंट है सेप वैक्यूल, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा जिसके अंदर पंप्स भी आएंगे, जैसे Na+ पंप और K+ पंप, Na+ या फिर K+ पंप, साथ साथ में एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हमारा दोनों सेल ऑर्गेनेल्स खत्म हो गया है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होता है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे और प्लास्टिड आएंगे। इसके बाद धीरे धीरे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट कीजिएगा।